नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर की तरफ से, जहाँ पर मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर प्रहलाद सिंह पटेल जी ने बताया है कि उन्होंने देश में टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट एंड ग्रो करने के लिए इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट गाइड IATG एंड इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर IATF नाम का एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अनाउंस कर दिया है। ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम एक डिजिटल इनिशिएटिव यानी कि एक ऑनलाइन बेस्ड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होगा, जिसके अकॉर्डिंग देश में टूरिज्म सेक्टर के लिए वेल ट्रेंड एंड प्रोफेशनल टूरिस्ट फैसिलिटेटर एंड टूरिस्ट गाइड्स का एक पूल क्रिएट किया जाएगा, जिनको इन डिजिटल इनिशिएटिव के अंतर्गत एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाकर ट्रेन किया जाएगा। इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर टूरिस्ट फैसिलिटेटर्स एंड टूरिस्ट गाइड्स को टूरिस्ट स्पॉट्स एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन से रिलेटेड एवरी हिस्ट्री, मिस, लीजेंड्स एंड कल्चर रिलेटेड एवरी एस्पेक्ट्स की ट्रेनिंग एंड नॉलेज दी जाएगी, ताकि वो टूरिस्ट को इजीली गाइड कर सके। और स्पेसिफिकली इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो देश के रिमोट एरियाज में भी टूरिस्ट स्पॉट्स एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, उनके बारे में भी फुल ट्रेनिंग एंड नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाएगी, ताकि देश में रिमोट एरियाज में भी टूरिज्म ग्रो हो सके। और इस डिजिटल इनिशिएटिव का एक और फायदा ये होगा कि इस लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन कोर्सेज को कैंडिडेट्स एनीवेयर, एनी टाइम एंड एनी प्लेस एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि देश में लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंसिंग सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूनियन कैबिनेट ने एक डेडिकेटेड डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने की अप्रूवल दे दी है। बेसिकली एज यू नो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो काफी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, और इन प्रोजेक्ट्स को जो करंट इंडियन बैंक्स हैं वो फाइनेंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं प्रोवाइड करते हैं। और हमारी गवर्नमेंट भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट इन प्रोजेक्ट्स की लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फंडिंग के लिए एक डेडिकेटेड डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने वाली है, जिसके लिए इस बिल को अप्रूव कर दिया गया है। और साथ ही साथ ऑलरेडी यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस साल बजट में इस डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट भी कर दिए हैं। बेसिकली इस फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 102 लाख करोड़ यानी कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए सेटअप किया जाएगा, जो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में 3 ट्रिलियन रुपीज तक रेज कर लेगा। इनिशियली इस DFI को गवर्नमेंट की 100% ओनरशिप के साथ स्टेब्लिश किया जाएगा, और फ्यूचर में गवर्नमेंट की ओनरशिप को 26% तक ब्रॉडन कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है पुणे महाराष्ट्र से, जहाँ पर पुणे सिटी महाराष्ट्र के इकोनॉमिक सर्वे में महाराष्ट्र स्टेट में MSME यूनिट्स यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यूनिट्स के स्टेब्लिशमेंट एंड इन्वेस्टमेंट के लिए मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन सामने निकल कर आई है। बेसिकली महाराष्ट्र स्टेट में MSME यूनिट्स के लिए टोटल 17.67 लाख उद्योग आधार जनरेट किए गए हैं, जिसमें से 4.04 लाख पुणे सिटी से रिलेटेड हैं। और वहीं इसी के अंतर्गत टोटल 91.01 लाख जॉब्स पूरे महाराष्ट्र स्टेट के MSME यूनिट्स के द्वारा जनरेट की गई हैं, जिसमें से 23.59 लाख जॉब्स ओनली पुणे सिटी से ही जनरेट की गई हैं। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट में MSME यूनिट्स ने टोटल 2,38,543 करोड़ की इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है, जिसमें से 69,866 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पुणे सिटी में ही देखने को मिली है। इसके अलावा और एस्पेक्ट्स की बात करें तो करंटली महाराष्ट्र स्टेट में MSME यूनिट्स के लिए 37 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, जिसमें से 20 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स तो पुणे सिटी में ही हैं, और इन 37 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में टोटल 58,531 करोड़ की इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है, जिसमें से 32,415 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पुणे में सिचुएटेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में देखने को मिली है। और केवल यही नहीं, स्टेट में इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MIDC ने जितनी लैंड को इंडस्ट्रीज के लिए अर्नमार्क किया है, उसमें भी पुणे डिस्ट्रिक्ट लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिंग एरिया सामने निकल कर आया है। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि पुणे सिटी एंड पुणे डिस्ट्रिक्ट कितने सारे एस्पेक्ट्स में नंबर 1 प्रेफर्ड डेस्टिनेशन सामने निकल कर आई है। और ये होना भी था, क्योंकि पुणे सिटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेटर इकोसिस्टम भी है, मैन पावर की कोई कमी भी नहीं है, और ये सिटी रोड, रेल एंड एवरी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से वेल कनेक्टेड है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी सभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को लेकर, जहाँ पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करने वाले इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हमारी सभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में वेदर फोरकास्टिंग एंड क्लाइमेट सर्विस को इन्हांस करने के लिए सभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को मिलाकर टोटल 86 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन इंस्टॉल कर दिए हैं। ये 86 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन सभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के डिफरेंट रीजन्स में इंस्टॉल किए गए हैं, जिसमें से मेनली 27 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन असम स्टेट में सेटअप किए गए हैं, और वहीं सच टाइप ऑफ 16 स्टेशन को अरुणाचल प्रदेश स्टेट में सेटअप किया गया है। बेसिकली जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट से शुरू से ही सौतेले जैसा बिहेवियर होता है, क्योंकि रेस्ट ऑफ इंडिया की हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट से ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी इतनी बेहतर नहीं है, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरीज को छोड़कर ऑलमोस्ट हर स्टेट में इस तरह के ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन पहले से इंस्टॉल्ड है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में वेदर एंड क्लाइमेट सर्विसेज इतनी बेहतर नहीं है। हालांकि हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बहुत भारी मात्रा में रेनफॉल होती है, तो ऐसे में हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इन ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की खास जरूरत थी, जिसके लिए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज स्कीम के अंतर्गत इंटीग्रेटेड मीटियोरोलॉजिकल सर्विसेज फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन नाम का एक प्रोजेक्ट चलाया था, जिसके अंतर्गत इस 86 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन को इंस्टॉल कर दिया गया है।
यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली से, जहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अडॉप्शन को इंक्रीज करने के लिए 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग बेस को सेटअप करने वाले हैं, जिसमें से 70 ईवी चार्जिंग बेस को मेट्रो स्टेशन के पास सेटअप किया जाएगा और बाकी 30 ईवी चार्जिंग बेस को हाई ट्रैफिक एरियाज में सेटअप किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट और भी ईवी चार्जिंग पॉइंट्स एंड ईवी चार्जिंग बेस को सेटअप करने के लिए बिल्डिंग बाय लॉज में कुछ अमेंडमेंट्स करने वाली है। बेसिकली बिल्डिंग बाय लॉज एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके अंतर्गत किसी भी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से पहले उस बिल्डिंग की कवरेज, हाइट, आर्किटेक्चरल डिजाइन एंड सेफ्टी मेजर्स को रेगुलेट किया जाता है ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह के नेचुरल डिजास्टर्स एंड अदर प्रॉब्लम्स के कारण बिल्डिंग को कोई नुकसान न हो। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनके फ्लाइट ऑपरेशंस को कंटिन्यूसली और विदाउट किसी प्रॉब्लम के ऑपरेट करने के लिए किसी भी स्काई स्क्रैपर जिसका कंस्ट्रक्शन किया जाने वाला है और या किया जा रहा है उसकी हाइट को एक मिनिमम हाइट तक रिस्ट्रिक्ट कर देती है और उसी के अंतर्गत अब दिल्ली गवर्नमेंट इन बिल्डिंग बाय लॉज में कुछ अमेंडमेंट्स करेगी जिसके अकॉर्डिंग वो कमर्शियल एरियाज एंड बिल्डिंग्स जिनकी पार्किंग कैपेसिटी 100 कार से ऊपर की है उनको उस बिल्डिंग की 5% स्पेस को चार्जिंग बेस सेटअप करने के लिए रिजर्व रखना पड़ेगा। बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंतर्गत 100 लोकेशंस पर 500 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स को सेटअप करेगी और उसी पॉलिसी के अंतर्गत इन चार्जिंग बेस को भी सेटअप किया जाने वाला है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से, जहाँ पर यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बताया है कि नेशनल हाईवेज पर लैंडस्लाइड एंड अवलांच जैसी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के साथ जनवरी 20 को एक एग्रीमेंट साइन कर लिया था, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स पहले साइन किया गया था, लेकिन इस MOU के अकॉर्डिंग अब इस पर काम शुरू कर दिया गया है। बेसिकली इस MOU के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज DRDO के प्रीमियम लेबोरेटरी डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट TGR के एक्सपर्टीज को यूटिलाइज करके इन लैंडस्लाइड एंड अवलांच जैसी प्रॉब्लम्स के लिए सेफ्टी मेजर्स डिस्कवर करेगी। जनरली आपने देखा होगा कि बहुत सारे नेशनल हाईवेज एंड रोड्स पर कई बार किसी पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर रोड्स पर आकर गिर जाता है, जिस कारण भारी ट्रैफिक होने के साथ साथ एक्सीडेंट के बहुत चांसेस बने रहते हैं और स्पेसिफिकली उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी में तो अक्सर ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो ऐसे में DRDO की डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट DGRE, जो कि लैंडस्लाइड एंड स्लो अवलांच जैसे एरियाज में एक्सपर्ट है, वो मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को लैंडस्लाइड एंड स्लो अवलांच मिटिगेशन टेक्निक्स, टेरेन मॉडलिंग, मॉनिटरिंग, मैपिंग, फोरकास्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिलेटेड एवरी एस्पेक्ट्स पर हेल्प प्रोवाइड करेगी, जिससे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के अंडर वर्क करती है, उनको आने वाले समय में न्यू हाईवेज एंड रोड्स की डिजाइनिंग, प्लानिंग एंड सेफ्टी मेजर्स एंड इंप्लीमेंटेशन में काफी हेल्प होगी, क्योंकि उनको पहले ही पता चल जाएगा कि इस अलाइनमेंट रूट पर लैंडस्लाइड एंड अवलांच हैजर्ड जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसके लिए प्री स्टेजेस पर सेफ्टी मेजर्स के लिए काम कर लिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से, जो कि इंडियन कंपनी कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड एंड इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड का एक जॉइंट वेंचर है। उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल किट्स के फर्स्ट बैच को रोल आउट कर दिया है। बेसिकली 2019 में इस जॉइंट वेंचर को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 1000 मिड सेक्शन मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल किट्स के प्रोडक्शन का ऑर्डर मिला था, जो कि अप्रोक्सीमेटली $100 मिलियन का ऑर्डर था। और इस ऑर्डर के अंतर्गत इस जॉइंट वेंचर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत इंडिया में ही इन 1000 मिड सेक्शन किट्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कहा गया था और इस पर्पस के लिए इन्होंने तेलंगाना के हैदराबाद में एक फैसिलिटी को सेटअप कर लिया था, जिसमें से अब फर्स्ट बैच रोल आउट कर दिया गया है। हालांकि भी ये क्लियर नहीं किया गया है कि इस बैच में कितनी मिड सेक्शन किट्स रोल आउट की गई हैं। दोस्तों अब इन किट्स को फर्दर एंड फ्यूचर इंटीग्रेशन के लिए इंडियन डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भारत डायनामिक्स लिमिटेड के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद इसका रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने क्वाइटली एंड सीक्रेटली इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग वेजल्स को कमीशन कर दिया है। बेसिकली ये न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप 2014 से ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और अक्टूबर 2020 में वेरी क्वाइटली बिना किसी को पता चले इस मिसाइल ट्रैकिंग शिप को कमीशन कर दिया गया था। लेकिन कोरोना पैंडेमिक क्राइसिस के कारण इसकी डिलीवरी थोड़ी लेट हो गई थी और आप देख ही सकते हैं कि ये इतना सीक्रेट था कि ऑलमोस्ट अक्टूबर के बाद 5 to 6 मंथ हो गए हैं और अब जाकर इसका पता चला है। जनरली इंडिया की एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि लैंड मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम तो ऑलमोस्ट हर कंट्री के पास होता है, जिससे कि पता चलता है कि क्या किसी भी दुश्मन कंट्री ने कोई मिसाइल तो फायर नहीं कर दी है। लेकिन ये ओशन एंड सी सर्विलांस न्यूक्लियर ट्रैकिंग सिस्टम दुनिया में सिर्फ 4 कंट्रीज US, रशिया, चाइना एंड फ्रांस के पास अवेलेबल है और अब इंडिया इस लिस्ट में शामिल होने वाली 5th कंट्री बन चुकी है। इस न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग चिप का बेनिफिट ये होगा कि इसकी मदद से अब डिफेंस फोर्सेस उनके द्वारा दूर ओशन में लिए जाने वाले डेवलपमेंट ट्रायल्स को इजीली मॉनिटर कर सकती हैं और साथ ही साथ किसी हमले के दौरान ये ट्रैकिंग चिप हमारी डिफेंस फोर्सेस को अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों इंडियन डिफेंस सेक्टर का एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।